को न छोड़ता हुआ और समीप विद्यमान भगवान को न देखता है, दिव्य देव के काव्य को देखो जो कभी न मरता है और न जीर्ण होता है। तो दो कलाएं हैं, एक तो हमारी दृश्यमान कला है जो हमें दिख रही है चारों ओर ईश्वर जीव प्रकृति के रूप में, और जो दूसरी कला है वो है वेदादि शास्त्र। ये दो कला है वेद के अनुसार। मैडम इसके बाद लास्ट में हमने ये कला दिया है और बताया इसमें श्लोक में न कश्चित कस्यचित मित्रम न कश्चित कस्यचित रिपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपुवस्तथा। न कोई किसी का मित्र होता है, न कोई किसी का शत्रु होता है, ये सभी के सभी व्यवहार से ही उत्पन्न होते हैं। उसके बाद ये कला के जो 5 प्रकार बताए, वास्तुकला, मूर्ति कला, चित्रकला, काव्य कला, संगीत कला, तत्पश्चात ललित कला, ये सभी। और ये वेद जो आर्किटेक्चर जो बनते हैं ना, तो ये वेद में जो आर्किटेक्चर था वो दिया, वहां से मैंने लिया है वेद से, इसको स्थापित किया है यहाँ पर कि लोग जाने कि वेद में से ही लिया गया आर्किटेक्चर जो भी है मेथड। मूर्ति कला, चित्रकला, काव्य कला, और ये जो हमारे विद्यार्थी गाया करते हैं, जैसे कभी हिंदी में है ना, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, उस तरह उसी तरह से इसको हमारे बच्चे, हमारे विद्यालय के बच्चे गाते हैं इसको। पुरा पुरा प्रगच्छति प्रकायमात्रिवंदनम सुजन्म भूमि रक्षणे प्रयच्छ वीर जीवन शिरः पुरुषमुन्नतं तवास्तु मा क्वचित् भयम् पुरः पुरः प्रगच्छति प्रकायमात्रिवंदनम रणे धृति सुकौशलं प्रवर्धतां मनोबलं सुनिश्चितः जयस्तव कुरुष्व धर्मपालम्। बच्चों को अपने छात्र धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। और उसके बाद संगीत कला है। ये संगीत हम लोगों ने अभी भी प्रस्तुत किया था, शायद आप तक पहुंच रही होगी गूंज यहाँ से। मृदपिच चंदन अस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामो सिद्धवनम यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्रीरामा बाला सर्वे श्रीरामा हरि मंदिर मिदमखिल शरीरम धन शक्ति जन सेवायै यत्र च क्रीडायै वन राजा धेनुर्माता परम शिवा धेनुर्माता परम शिवा नित्यं प्रातः शिव गुण गाः दीपन्ति खलु शत्रुपरा यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्रीरामा बाला सर्वे श्रीरामा। ये जो आप बराबर गुनगुनाते हैं उसी का ये संस्कृत रूपांतरण था। और आपके मुखार अबिंद से मैं बराबर सुनता हूँ, चंदन है इस देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। आपके मुखार अबिंद से मैं बराबर देखता हूँ, सुनता हूँ। धन्यवाद सर। आप इसका मेरा पूरा नियम का है। अब हमारे बीच पतरातू टीवी से आई हैं मीना मिश्रा जी, ये अपनी प्रस्तुति देंगे। इनका जो विषय है आधुनिक शिक्षायां स्वर व्यंजनयोः प्रयोग। वर्तमान समय में जो स्वर और व्यंजन का किस तरह से व्यवहार हो रहा है और कैसे होना चाहिए, इस पर आज मैम प्रकाश डालेंगी, हम लोग सुनेंगे।
आदरणीय प्राचार्य महोदय मिश्रा सर और हमारे सभी साथ काम करने वाले शिक्षक भी मैडम मैडम भी हैं। हम लोग बहुत कम ही संख्या में हैं संस्कृत में। और आज मुझे जो विषय मिला है ये स्वर व्यंजन का प्रयोग कैसे करना होता है। तो ऐसा है कि स्वर और व्यंजन वर्ण तो पहले नहीं, जब बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं या बोलना शुरू करते हैं तो कोई भी अक्षर बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। और जब हम लोग स्कूल बच्चों को भेजते हैं या पढ़ाना शुरू करते हैं तो उस समय उन्हें पहले अक्षर याद होते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में। तो आज की जो हमारी हवा चल पड़ी है अंग्रेजी सीखने की, अंग्रेजी जानने की, तो बच्चों में ABCD सीखने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, जल्दी सीखते हैं। और वही हिंदी सिखाना शुरू कीजिए तो थोड़ा इंटरेस्ट कम लेते हैं। और मुझे जैसे याद है कि हम लोग जब पढ़ते थे तो आ पहले सीखते थे और अभी बच्चों को आ कठिन लगता है, इसलिए पापा का पहले सिखाया जाता है। मैं जो देखती हूँ अभी मैं LKG में, नर्सरी में तो कुछ वैसा नहीं, अभी स्टार्ट हुआ अपना नर्सरी, लेकिन LKG में पहले काका गगा सिखाया जाता है। अब उसके बाद वही चित्र दिखला करके पहले हम लोग अक्षर का ज्ञान देते हैं बच्चों को, बाद में लिखने के लिए सिखलाते हैं। तो संस्कृत जो हमारी भाषा, ये भी तो हमारी भाषा है, बच्चों में इसके प्रति रुचि पैदा करना ये हम लोगों का कर्तव्य होता है। और बच्चे के दिमाग में ऐसा बैठा होता है कि संस्कृत कठिन भाषा है, इसे हम लोग जल्दी नहीं सीख सकते। तो उसको हम बच्चों के बीच में इंग्लिश और हिंदी से मतलब तुलना करके ही बतलाते हैं ताकि बच्चे उसको जल्दी से सीखें और उसमें उनकी रुचि है। तो ऐसे ही इंग्लिश में जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको UKG में आते आते बताया जाता है कि 5 वावल जितने A से लेकर Z तक लेटर है उसमें 5 वावल है। और वही हिंदी में जब हम पढ़ाते हैं तो वहाँ भी ये बताते हैं कि स्वर है, लेकिन स्वर को लिखना नहीं सिखाते हैं। आ आ हर्षई गई सु देखो री ए ऐ ओ औ। हाँ, अंगा भी उसमें पढ़ाते हैं, लेकिन और तक ही हम उसको स्वर पढ़ करते हैं, 11 है ऐसा बताते हैं। धीरे धीरे उन वर्णों का कैसे उच्चारण होता है ये बताना होता है, लेकिन ये हम जूनियर बच्चों को नहीं बताते, ये जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तब बताते हैं। तो और इसी कारण से जो उच्चारण करते हैं बच्चे उसमें अशुद्धियाँ होती हैं। तो अब हमें ये करना है कि यदि ऐसा चित्र बनाकर बच्चे को सिखाएंगे या सामने रखेंगे तो उनको भी रुचि होगा कि अच्छा इस अक्षर का उच्चारण यहाँ से होता है। जैसे शुरू में ये अंगा अंगा मतलब हर वर्ग का 5वां वर्ग जो है उसको नासिक के कहा जाता है, ना उसका उच्चारण नाक होता है, इसलिए उसको नासिक के कहा जाता है। फिर यहाँ से जो कवर्ग है वो कंठ से उच्चारण होता है। ये सब चित्र दिखाकर यदि हम उनको समझाएंगे तो समझते हैं और फिर उसका उच्चारण करके भी हम उनको बताते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं एक एक्टिविटी के रूप में। तो बच्चे इसमें रुचि लेते हैं और शुद्ध शुद्ध उच्चारण करने की प्रवृत्ति उनमें आती है। तो जब शुरुआत में हम उनको ये सब सिखलाते हैं तो अक्षर तो सिखलाते हैं, उसके बाद उनको शब्द बनाना सिखाते हैं। और शब्द का जब प्रयोग करने लगते हैं बच्चे संस्कृत में, हिंदी इंग्लिश की बात हम छोड़ देना कि क्लास 5 में आते हैं तो संस्कृत सीखते हैं अपने लिए, तो वहाँ भी चित्र के माध्यम से ही उनको हम लोग सिखाते हैं। छोटे छोटे शब्द पहले लेते हैं, चित्र दिखलाते हैं कि उर्दू पाठ्य पुस्तक में है और उसका नाम बताते हैं। इसमें एक चीज़ और हम लोग करते हैं शुरुआत में कि जितने स्वर वर्ग संस्कृत में, जैसे हिंदी में 11 है, संस्कृत में हम बताते हैं कि 13 है। वहाँ पर एक री और एक त्रिगरी, 2 वर्ग 2 स्वर वर्ग बढ़ जाते हैं। लेकिन ये भी बताते हैं कि इसका प्रयोग प्रायः वैदिक संस्कृत में होता है, लौकिक संस्कृत में बहुत कम होता है। लौकिक संस्कृत में 11 वर्णों का ही प्रयोग होता है। और
उसके बाद जब व्यंजन वर्ण बताते हैं तो हम उस व्यंजन वर्ण को हलंत वर्ण के रूप में ही बच्चों के सामने रखते हैं, इसलिए कि व्यंजन वर्ण के विषय में हम बता दें वो जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वो बिना स्वर की सहायता के न बोले जाते हैं न लिखे जाते हैं। यदि हम बोलते भी हैं शुद्ध रूप से कहा जाए तो व्यंजन वर्ण को हलंत वर्ण कहा जाता है, क्योंकि उनसे स्वर अलग होता है। जब स्वर उसमें हम लगाएंगे तभी वो बोलते हैं। और वो जो होता है स्वर वो मात्रा के रूप में, जितने भी व्यंजन वर्ण है उसमें उसको मात्रा के रूप में। तो ये चीज हम यूकेजी की क्लास बच्चों को हिंदी में बताएं। जैसे कम हलंत जोड़ अ पूरा क लिखते हैं, फिर क हलंत का आ तो का लिखते हैं। तो इस तरह से स्वर वर्ण कैसे व्यंजन वर्णों के साथ मात्रा के रूप में लगते हैं ये बताते हैं। जैसे यूकेजी में हम हिंदी में पढ़ाते हैं वैसे हम संस्कृत में आकर क्लास 5 में पढ़ाते हैं। और इस तरह से उनको वर्ण विच्छेद पहला चैप्टर हम वर्ण विचार वर्ण के विषय में ही बच्चों को बताते हैं। वहाँ व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण ये बताएं। स्वर वर्ण के विषय में बताया कि उनका स्वतंत्र उच्चारण होता है, इसमें स्वर वर्ण ऐसे कि उन्हें किसी की मदद की आवश्यकता नहीं होती है। व्यंजन वर्ण जो है वो बिना स्वर की मदद से न बोले जाते हैं न लिखे जाते हैं। और प्राय सारे व्यंजन वर्ण में और ही होते हैं। अब मात्रा एक दिन लगा कोई और जैसे लिखे तो उसको हम अलग पहले ये बताएं। उसके बाद अनुस्वार और विसर्ग के अयोगवाद ये दो और होते हैं। फिर इनका उच्चारण स्थान तो बाद में बताते हैं, पहले हम बेसिक चीज बताते हैं। तो उच्चारण स्थान को इसके बीच में समझ नहीं पाएंगे, पहले शुरुआत में हम उनको स्वर व्यंजन बताए। फिर वर्ण विच्छेद करके होता है। वर्ण विच्छेद में होता है कि उनको ये पता चलता है कि कैसे इसमें से हम मात्रा को अलग किया और मात्रा को जोड़े तो शब्द, ये दो चीज हो जाता है। उसके बाद फिर हम उनको शब्द चित्र के अनुसार शब्द लिखना, शब्द बोलना, उच्चारण करना ये सीखा। फिर आगे कक्षासु व्यवहारेषु च भिन्नार्थक भवन्ति। पुस्तक पठने संभाषणे च विविधता भवति। यथा सकारस्य स्थाने षकारस्य उच्चारणं, सकार्यस्थाने सकारस्य उच्चारणं, सकारस्य स्थाने सकारस्य उच्चारणम् इत्यादि दोषाः भवन्ति। तेषां निवारणार्थं बहवः विधयः सन्ति। मतलब कि जैसे हम ये 300 हमारे यहाँ है, तालबी श, मूर्धन्य श, दल स, लेकिन उच्चारण करते समय बच्चे क्या हम बड़े भी गलती करते हैं, हो जाती है गलती। तो इसको कैसे सही उच्चारण करना है तो ये उनको उच्चारण स्थान जब हम बताएंगे और करके बताएंगे तभी वो सीखेंगे। बोलने से नहीं होता, लिखने से नहीं होगा, वो उनको करके दिखाना पड़ेगा। तो ये सारी जैसे मुर्गा है, हाँ। मुर्गा तो रेटू रसाना मुर्गा, तो अभी छोटे बच्चों को मुर्गा भी छोटे बच्चे समझ जाएंगे। हाँ। जीभ को मोड़ देना है, जीभ को मोड़ करके यदि बोलते हैं तो मुर्गा, ठीक है, मुड़ गया, जीभ मुड़ गया मुर्गा। दांत और तालू के बीच वाला भाग को मुर्गा, जीभ को मोड़ करके बोलिए, उच्चारण करके देखिए, आपको मुर्गा मिल जाएगा। रेटू अड़ी रसाना नाम मुर्गा। तो आपको श बोलने का फिर बाद में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मूर्धन्य से है। वही थोड़ा सा मतलब पहले ऐसे पढ़ाना है, बाद में 2-3 महीने के बाद इस तरह से। और लीतू लसा 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 नाम दंत्या, बच्चे को थोड़ा सा स इससे उच्चारण, हाँ स माने वो दांत से होते हुए वो निकल रहा है ना, वायु जो है हाँ, लीतू लसा नाम दंत्या, ठीक है। तो लीतू रसा और ये रेटू रसा
है ना। और एक है दंत और एक है मूर्धन्य तालव्य। और एक है तालु। ईजुषाणाम तालु, तालु जिह्वा के अग्रभाग को तालु कहते हैं। तालु जिह्वा के अग्रभाग ऊपरी भाग, कंठ और मूर्धा के बीच के भाग को तालु कहते हैं। जीवा जब उसको टच ऊपर, करे, ऊपर टच या करे या या सड़क सड़क है ना। तो ये वहां पर ईजुषाणाम तालव्य, तो ये तालव्य का प्रयोग करते हैं। इस तरह से बच्चों को बता करके हम दोष को दूर कर सकते हैं। ठीक है, आगे आधुनिक प्रयोग। स्वर संबंधी विधि प्रारंभिक अवस्था में बच्चों के सामने ध्वनि वाले, समान ध्वनि वाले शब्द रखेगा। समान ध्वनि वाले जैसे ऋषि, हाँ, जैसे कि हम लोग ऋषि, नर्षि, हाँ वो भी है सर। और ऐसे जैसे कि पुल्लिंग शब्द का बोलना शुरू करते हैं, तो सब बच्चे को कहते हैं कि आकारांत पुल्लिंग शब्द को लिखवाते हैं और बोलवाते हैं। फिर स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द में सारे में आकारांत होता है, जैसे लता, महिला, चटका, वाटिका, मक्षिका, जिह्वा। तो ये भी बताते हैं बच्चों को कि भाई जिसमें लास्ट में आकार देखो, समझ लो कि मतलब क्लास 5 के बच्चों वो आकारांत शब्द है और वो स्त्रीलिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द में विसर्ग होगा, बालका, रामा, देवा, नरा, वानरा, गजा इत्यादि। ऐसे बहुत सारे शब्द उनको मैं लिखवा भी देती हूँ, उसका अर्थ बता देती हूँ। लेकिन वो समान ध्वनि वाला होगा कि सारे के लास्ट में और स्वर है उसको आकारांत, और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो गया। फिर जैसे नपुंसक लिंग है तो उसके लास्ट में म है, फलम, जलम, हाँ, गृहम, चित्रम, भूषणम इत्यादि, पत्रम इत्यादि। तो इस तरह से समान ध्वनि वाले शब्द बता करके बच्चों को ये भी बता देते हैं कि हाँ ये सभी एक जैसे हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है और ये नपुंसक लिंग शब्द है। और इस तरह से उनका शब्दकोश भी बढ़ता है और जिज्ञासा भी बढ़ती है कि हाँ किस शब्द का क्या अर्थ है और किसको क्या कहा जाता है। इस विधि में बच्चों की शब्दावली में शब्द पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते, किसी एक ही वाक्य में शब्दों का वेग होता है। आधुनिकी प्रयोगात्मक व्यंजन, इस विधि में शब्दों, वाक्य खंडों और वाक्यों की ध्वनियों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इस विधि में ध्वनियों का उच्चारण तथा अक्षर विन्यास का भी अभ्यास हो जाता है। वही ये मैं पहले ही बोल चुकी, जैसे उच्चारण तो करना सीखते ही हैं, लेकिन जब उनका वर्ण विन्यास, अक्षर विन्यास जिसको कहते हैं, वो करते हैं तो इससे बच्चे समझ जाते हैं कि किस शब्द में कौन कौन सा अक्षर जुटा है और कैसे ये बना, और फिर उसके हिसाब से उसका उच्चारण भी हो जाता है। यह विधि संश्लेषणात्मक कही जाती है क्योंकि इसमें अक्षर से आरंभ करते हैं और अक्षरों के जोड़ या से शब्द, अक्षरों को जोड़ करके हम बच्चों को शब्द बनाना सिखाते हैं। और उसमें जैसे यूकेजी में पढ़ाए बच्चों को क, म, ल, प, यहाँ हम पढ़ाते हैं क जोड़ अ, म जोड़ अ, ल जोड़ अ, ऐसे। तो ये वर्ण विच्छेद भी हुआ, और जब उसको हम जोड़ देते हैं तो हो गया कमर। तो इस तरह से सबसे पहले बच्चों को वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन ये दोनों सिखाते हैं क्लास 5 के लिए। आधुनिकी प्रयोगा स्वर व्यंजन, स्वर संबंधी उच्चारण एवं वर्तनी सीखने में सहायक। अधिकांशतः अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्रचलित है। पठन कौशल अर्जित करने के लिए आत्मविश्वास पैदा करता है।
निष्कर्ष निकलता है कि स्वर संबंधी विधि विषय को की बेहतर समझ में सहायक नहीं है। आगे बढ़िए सर। बढ़ा दें मैडम। हाँ सर, आगे और बढ़िए। ये चीज तो हम पहले बोले। आधुनिक प्रयोगा स्वर व्यंजन और सीखना क्यों आवश्यक? स्वर और व्यंजन को सीखना बहुत जरूरी है। अभी इसके पहले जो था कि केवल स्वर वर्ण को ही हम सीख लें तो इससे हमारा शब्द नहीं बन सकता। स्वर व्यंजन वर्ण के साथ मिलता है तभी हम शब्द बनाते हैं और नए शब्द बनते हैं। तो स्वर और व्यंजन दोनों का ज्ञान होना जरूरी है। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है। जो पहले हम बोले कि स्वर वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है और व्यंजन वर्ण जो है वो बिना स्वर वर्ण की सहायता के उच्चारित नहीं होता। इसलिए दोनों का ज्ञान होना, दोनों को सीखना बहुत ही जरूरी होता है। अन्य वर्णों से भी किया जा सकता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की संख्या 35। संस्कृत में संस्कृत स्वर वर्ण 13 हैं और व्यंजन 35। इसमें जो संयुक्त व्यंजन है और अक्षर अव्यापीन है। और संस्कृत में भी हम बताते हैं बच्चों को कि जो संयुक्त स्वर है वो 4 संयुक्त स्वर 4 है, वो ए ऐ ओ। ऐसे जो दीर्घ स्वर 8 हैं, हरा स्वर 5 है, तो 8 जो दीर्घ स्वर है उसमें 4 संयुक्त स्वर ए ऐ ओ। ये सब तोड़कर बच्चों को बताते हैं क्लास में, जिससे बच्चे शुरू में ही समझ जाए और शब्दों का उच्चारण अच्छे से कर सकें और समझ सकें। धन्यवाद। अभी हमने भगिनी महोदय से उच्चारण स्थान के विषय में जाना। उच्चारण बालानां सुखबोधाय कथम उच्चारण स्वरवर्णस्य करणीयं, कथम व्यंजनवर्णस्य करणीयं, अनयोः वर्णयोः मेलनं कथं करणीयम् इति आधुनिक शिक्षायां बालानां सुखबोधाय कथं कथम् उच्चारणं भवेत् यदा अस्माकम् उच्चारणं शुद्धं भविष्यति। तो इदानीं सत्यकाम आर्य महोदयेन डी.पी. रजरप्पातः महोदय आगच्छतु। स्वरेण एकं वर्णस्य कथम् उच्चारणं भवति स्वरेण इदम् अत्र आगत्य सर्वान् शिक्षकान् शिक्षयतु, बोधयतु। सर्वे स्वस्वराः सुस्वादं करिष्यन्ति। आगच्छतु। स्वरेण लयक्रमेण तारेण संभवेत्। तावद्युक्तेन सर्वमोदय गायनं श्रवणं तालिकावादनं यदा भवेत् सत्यकाम व्योमवाला स्वस्वरेण सर्वम् अभ्यसन्ति। सत्यकाम व्योमोदय। नमस्ते सभी को। हर व्यक्ति की किसी न किसी में रुचि होती है। कोई भाषण में रुचि रखते हैं, कोई गीत में रुचि रखते हैं। मेरा भी गीत में ही रुचि ज़्यादा रहता है। संस्कृत के श्लोक या संस्कृत के गीत में रुचि है, इसके चलते आपकी सेवा में उपस्थित है। मैं कुछ श्लोक सुना देता हूँ। एक मिनट थोड़ा सा सामने आ जाइए। थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिए ना, स्क्रीन पर जो अभी ये अच्छा, हाँ। उसको हटा दो, दूसरा लगा दो अगर है तो, नहीं तो चेंज करो। तो संस्कृत का लिखा दो, संस्कृत गाया हूँ। अब इसको लगा देते हैं, ठीक रहेगा। हाँ, ये बैकग्राउंड बदल सकता है। ठीक है। निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीच
प्रारब्धमुत्तमजनान् परित्यजन्ति विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धमुत्तमजनान् परित्यजन्ति न विप्रपादोदककर्दमानि न वेदशास्त्राध्वनिगर्जितानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि शमशान तुल्यानि गृहाणि तानि। मेघदूत का श्लोक है, वो उसी स्वर में बोला जाता है। धूम ज्योति सलिल मरुतां सन्निपातत्वमेघ संदेशार्था पटुभिकरणै प्रापणीया इत्योत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाश्चेतनेषु साधु भिक्खु छंद है। विद्यानामनरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगोप्तं धनं विद्या भोगकरी यश सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु विद्या बन्धुजनों विदेशगमने विद्या परं दैवतम् विद्या राजसपूज्यते न तु धनं विद्या विहीन पशु विपत्ति धैर्यमथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुतायुधि विक्रम यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनां वरम् एको गुणी पुत्रो न च मूर्खं शतान्यपि एकश्चन्द्रः तमो हन्ति न च तारागणोऽपि च साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीन तृणं न खादन्नपि जीवमानस्तद्भागधेयं परमं पशूनां वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि अयं निज परो वेति गणना लघु चेतसाम् उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। एक गीत है आपकी सेवा में। वसन्ते काम कमनीयम्
चंद्रिका दिव्या ऋतुराज्या वितरणीया नवोढानायिका सामे अपत्रपया नगमनीया मुहूर्तम में मनोरंजन मदीयानायिकायाता मदीयानायिकायाता वसन्ते कामकमनीयं मदीयानायिकायाता मदीयानायिकायाता कृता सिद्धा हि मुकुलाभि सुरमणीया रतिशय्या सुविज्ञाता दिनैकस्मिन् प्रणयवेला इहे भव्या अनङ्गैरङ्गैस्तरणीयं मदीयानायिकायाता मदीयानायिकायाता समीरे श्रावितं गीतं मदीयानायिकायाता मदीयानायिकायाता। धन्यवाद। साधु सतकामदेव महोदय धन्यवादः कर्णाभ्यान्तु सस्वरेण पूर्णो यातः धन्यवादः। मोबाइल दें। सभी को जैसा कि आपको पता है कि अभी लंच ब्रेक हो गया है।